Hello everyone, welcome again to the Swami Vivekananda Institute and myself डॉक्टर आरती मलिक जो आपको केमिकल साइंस पढ़ा रही हूँ नेट एग्जाम के लिए। ओके, तो आज से अराउंड 1 मंथ आपके पास बचा है क्योंकि दिसंबर में जो डेट्स जो है एनटीए ने दी है CSIR नेट के एग्जाम के लिए वो 24 से स्टार्ट है, यानी दिसंबर के लास्ट वीक में है। तो अराउंड 1 मंथ आपके पास बचा है और मेरे ख्याल से सब लोग इस 1 मंथ में क्या करते हैं, कुछ नया भी पढ़ने से बचेंगे। सब लोग का ये होगा कि दो चीजें करेंगे। फर्स्ट कि आप रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक्स को जो आपने पढ़ लिए हैं। सेकंड जो करेंगे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से? लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। तो इस आने वाले 1 महीने में आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि ये नहीं कि पूरा सिलेबस कवर करना है, उस पे नहीं फोकस करना है। आपका फोकस होना चाहिए जो आपने टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं उनके ऊपर अपनी कमांड बनाना। ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसके ऊपर से क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ने का दुख नहीं होगा जो आपने टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है तो इससे क्वेश्चन आया है तो नहीं हो सकता। बट अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और उसके बाद भी आप उसका कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, वो नहीं होता है, तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा और आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे एग्जाम में। तो बेटर है कि आप अपने कंसेप्ट, जितने टॉपिक आपने आज तक पढ़ लिए हैं उनको आने वाले 1 महीने में अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो वीक में 1 दिन या 2 दिन लगाए कुछ नया पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए रिवीजन, और प्लस जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए, क्योंकि नेट का एग्जाम जो है 2 बार होता है साल में, तो ये अच्छा है आपके पास बहुत सारे आपको PYQs मिल जाएंगे। जो लास्ट जुलाई में एग्जाम हुआ होगा उसके, इससे पहले जो दिसंबर 2022 का होगा, जुलाई 2022 का होगा, वो सारे। और अगर आपको डिफिकल्ट होता है वो सारे क्वेश्चन ढूंढना, तो हम लोग जो है आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। आज से हम अगले आने वाले मंथ में क्या करेंगे, आपको सिर्फ जो है PYQs कराए जाएंगे। केमिस्ट्री के कुछ भी नया नहीं टॉपिक पढ़ाया जाएगा। PYQs के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो है समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, आपके लिए इजी होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जितने भी PYQs हैं हम स्टार्ट करेंगे आज से, और शुरू करेंगे लास्ट जो एग्जाम हुआ था जुलाई 2023 का, उसके एग्जाम से हम लोग शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि जब भी कोई क्वेश्चन कराऊं, सिर्फ उसको ये नहीं कि सॉल्व करा दिया कि इसका आंसर ये है, ये वाला आंसर होता है, ऐसे ना करके आपको उस क्वेश्चन के पीछे का थोड़ा सा मोटा मोटा कंसेप्ट बताऊं। पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिटेल में कोई भी टॉपिक अब हम ही डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत टाइम जाता है। एक ही टॉपिक को कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए होता है। तो बेटर होगा कि हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लें कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से, क्या है आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपना अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्लस कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है। क्योंकि आपको ये भी पता होना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ताकि आप एक आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप उन्हीं टॉपिक्स पे, लगभग 15-20 टॉपिक होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी से होता है एक आ गया नहीं भी आया। तो वो 20 टॉपिक आपके जो है, 20-22 टॉपिक जितने भी हैं, वो आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि उनमें से 2-3 क्वेश्चन जो भी आए आप उनको छोड़ ना पाए। इससे इजीली आप जो है आराम से JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत आराम से 120 प्लस आपका स्कोर जा सकता है। पूरे सिलेबस को वो करने की, कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं, और उसको सेलेक्ट करने का तरीका यही होता है, जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो उसके लिए मेन है कि आप उस एग्जाम को अच्छे से समझें, उसका पैटर्न क्या है, वो एग्जाम आपसे चाहता क्या है। तो उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है। किस, और पैटर्न आप कैसे समझेंगे, पिछले क्वेश्चंस को एनालाइज करके। वो कहते हैं ना कि अगर किसी के भी बारे में जानना हो, उसका प्रेजेंट या उसका फ्यूचर, तो आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी जरूरी है, यानी कि उसका पास्ट। तो वहीं से आप चीजें निकल के आएंगी। तो आपको पिछले साल के क्वेश्चंस जो भी है वो एनालाइज करने हैं।
कितने, फिर नोट करना है कि कितने टॉपिक से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं अब तक, कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। पता चले किसी टॉपिक से लास्ट 2 एग्जाम्स में क्वेश्चन आया ही नहीं है, बट आप उसको अच्छे से बार बार पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आया ही नहीं, तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से बचने का तरीका यही है कि जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस, प्लस साथ में नजर रखनी है सिलेबस पे कि सिलेबस में से कौन सा टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं with the quote of Nelson Mandela, that is, it always seems impossible until it's done। तो अभी जो है एग्जाम का बिल्कुल जो है लास्ट टाइम चल रहा है आपकी प्रिपरेशन का दिसंबर एग्जाम के लिए, तो इस टाइम पे आपका पॉजिटिव रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा भी अगर टाइम मिले 10-15 मिनट कुछ कुछ ऐसे लोगों की जो है स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं जो आपके लिए मोटिवेटिंग हो, जैसे कि नेल्सन मंडेला का ये कोट है कि आप तक, जब तक कोई चीज आप नहीं कर लेते हैं तब तक वो आपको इम्पॉसिबल लगती है, जब वो हो जाती है उसके बाद लगता है कि नहीं इतना इम्पॉसिबल तो नहीं था, डिफिकल्ट था। तो मतलब ये है कि आपको हार नहीं माननी होती, चाहे आप जितनी बार, अगर आपसे कोई टॉपिक नहीं हो रहा है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिसोर्सेज से, जैसे कि बुक से, इंटरनेट से, किसी वीडियो से, जहां से आपको सही कंटेंट मिले। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके, अलग अलग बुक का रेफरेंस लेके। तो आई एम श्योर अगर आप उस चीज पे फोकस करेंगे और उसको करते रहेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। तो यही करना है एग्जाम से पहले भी, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, लास्ट टाइम है, रिवीजन पे फोकस करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज X and X, Y, Z are 3 p block elements in the second row of the periodic table। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के सेकंड रो में, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होते हैं, रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है आपको बेसिकली जितने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं उनको क्लासिफाई करती है, किस लिए, ताकि आप इजीली उनकी स्टडी कर सके, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ सके, उनकी रिएक्शंस एक दूसरे के साथ पढ़ सके, इन सब चीजों के लिए। तो इन्होंने कहा है कि 3 एलिमेंट्स आपको दिए हैं सेकंड रो से पीरियोडिक टेबल की, विद द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज -15 किलो जूल पर मोल, -142 किलो जूल पर मोल एंड -333 किलो जूल पर मोल। This is the unit of electron affinity kilojoule per mole। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बेसिकली इट्स एनर्जी। जब आप किसी भी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हो, ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स है जो इसको क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर आप इसमें बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में और ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा इसके बीच में डेवलप होगा अट्रैक्शन फोर्स, तभी ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये और ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ये, इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। आपने ये चीज पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में, और स्पेशली इन द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो कि बात करता है अबाउट द फ्लो ऑफ हीट। थर्म मतलब हीट, डायनामिक मतलब चेंज, मोशन। तो हीट के मोशन की बात करता है, मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस में, केमिकल एज वेल एज इन फिजिकल प्रोसेस, हीट जो है कैसे चेंज हो रही है। मतलब अगर आप कोई रिएक्शन करते हैं, कोई रिएक्टेंट है ए, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट पी में, अब जो यहाँ पे एनर्जी थी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एनर्जी अलग होगी, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी अलग होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। तो इस चीज के लिए क्या है, एक टर्म दी जाती है जिसको हम देखते हैं एंथैल्पी से, यानी कि उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी में कितना चेंज आया है वो देखने के लिए।
तो हीट दो ही चीजें होती है, या तो रिएक्शन के दौरान हीट जो है एब्जॉर्ब हुई होगी, या तो हीट जो है रिलीज हुई होगी। तो जहां पे हीट या एनर्जी रिलीज होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जहां पे हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है आपकी एनर्जी जो रिलीज होती है, मतलब जब आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट या एनर्जी जो है रिलीज होगी। अब क्योंकि माइनस का साइन जो दिया हुआ है इसका मतलब यही पे है, माइनस का मतलब केमिस्ट्री में प्लस और माइनस का साइन अगर किसी भी एनर्जी के सामने आ जाए लिखा हुआ, उसका मतलब होता है माइनस मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज हुई है, निकली है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, और प्लस मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस और दैट केमिकल रिएक्शन। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखना है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो तीन आपको दी हुई है, तीनों नेगेटिव में है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में भी हो सकती है, जैसे कि नाइट्रोजन का केस है। कुछ कुछ एटम्स जो होते हैं ना उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना स्टेबल होता है कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। एटम अपने आप से जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। एंड केमिस्ट्री में एक ही चीज है कि पूरा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का है। मैंने ये शुरू से बताया है कि स्टेबिलिटी जो होती है हर एक एटम की, हर एक मॉलिक्यूल की क्या होती है, प्रेफरेंस होती है। तो पूरा खेल स्टेबिलिटी का, अगर कोई एटम ऑलरेडी स्टेबल है और आप उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे मतलब यू आर डिस्टर्बिंग दैट, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबल हो जा रहा है तो आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, फिर एनर्जी जो है रिलीज होगी। जहां पे भी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है आइदर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन और बिटवीन द टू एटम्स बाय बॉन्डिंग, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, हमेशा रिलीज होगी। और जहां पे रिपल्शन आ जाता है वहां पे एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है। जहां पे जो है अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। जहां पे रिपल्शन होता है वहां पे एनर्जी बढ़ जाएगी। ये दो चीजें याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे देखिए, जब हम अप टू डाउन जाते हैं किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज जो है यहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा एटम का। एटम का साइज बढ़ेगा, जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम एंड टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो छोटे साइज में न्यूक्लियस पास होगा और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने में किसी भी जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज होती है। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की, Cl की। क्यों? वैसे तो होनी चाहिए थी किसकी सबसे ज्यादा, हीलियम की। बट हीलियम की क्यों नहीं होती, क्योंकि हीलियम जो है किसका पार्ट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडान, ये सब पार्ट है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस या इनको पहले कहते थे इनर्ट गैसेस या इनएक्टिव गैसेस। नोबल गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं आदान प्रदान या एक्सेप्ट या डोनेट नहीं करती हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करती तो इनको जो है अलग से पढ़ा जाता है, इनको आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते जब आप किसी भी पीरियड की प्रॉपर्टीज पढ़ते। ये बिल्कुल एक्सेप्शन जो है शो करती है। तो नोबल गैसेस को अगर आप छोड़ दे तो कौन आता है, बचता है 17 ग्रुप। ये कौन है, हेलोजन, बहुत ही फेमस मेंबर पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये एक पूरा अपने आप में जो है टॉपिक है जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है इनके अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इनकी जो वेरी करती है अलग अलग डिफरेंस के साथ। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एक पॉइंट डाल के किसी क्वेश्चन में, इसको नोट कर लेना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब अगर क्लोरीन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी।
ओके, तो अब हमें देखना है हमारे पास जो 3 हमको एटम दिए हैं इन्होंने x, y और z, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक रो के अंदर है तो इनको ऐसे ही लिख लेते हैं x, y, z। अब x की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है? -15, y की है -142, z की है -333। तो अगर आप माइनस के साइन को इग्नोर करें, अगर आप माइनस का साइन यहाँ लगा के देखेंगे तो आप कहेंगे ये सबसे ज्यादा है, बट माइनस यहाँ पे सिर्फ डिनोट कर रहा है एनर्जी का रिलीज होना। तो माइनस को अब अगर हम यहाँ से गायब करें तो हमको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है Z के अंदर। ठीक है, अगर आप Z के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा ऑर्डर है, क्योंकि P ब्लॉक का एलिमेंट है, X यहाँ होगा, Y यहाँ होगा, Z यहाँ होगा, इधर से इधर जा रहे हैं ऐसे। अब इसी के बेसिस पे हमको ये सारे पॉइंट्स देखने हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये चेक करना है। पॉइंट 1, Y हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अब क्या होती है? वो इसका ऑपोजिट है। जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी वही उसकी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ही जो है ज्यादा होगी। मतलब जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। मतलब दोनों, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, दूसरी में रिमूव कर रहे हो, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उसका डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो अब आपने देखना है कि Y हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नो, ये वाला ऑप्शन आपका इस के बेसिस पे जब आप इनको सीरियल में लगा लेंगे तो ये वाला हो जाएगा गलत। X हैज द मोस्ट नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। अब p इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ज्यादा होंगे? जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं p इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। p1 इसके अंदर होते हैं, p1, p2, p3, p4। तो सबसे ज्यादा p इलेक्ट्रॉन होंगे Z के अंदर, क्योंकि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि X के अंदर होने चाहिए, ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट, X हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। X की प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है Z हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था कि आपको इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक टेबल में किसकी पोजीशन कहाँ होंगी? तो पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन ऐसे है, तो उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर क्या होना चाहिए? जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसीलिए तो हेलोजन्स जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल की। इसीलिए ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, हेलोजन्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा x की कम, उसके बाद y की, और सबसे ज्यादा z की। तो ये क्या कह रहा है? Z हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हो जाता है ये। ठीक है, मैंने तो आपको पूरा डिटेल में चीजें समझाई है। बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना किसी कंसेप्ट समझाए एज अ स्टूडेंट करूं तो इसमें मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। एग्जाम में आपको टाइम पे भी फोकस करना है। एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट 12 मिनट लगा दोगे, वो भी इतने छोटे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लगा लीजिए 2 नंबर वाले में आएगा, 4 नंबर वाले में नहीं आएगा। उसमें और थोड़े जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, मतलब और थोड़े लेंदी होते हैं जिसमें ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट इनफ है। उतनी देर में आपको सबसे पहले क्या करना है? एक्स वाई जेड को देख लेना है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लगा लेना है, और फिर बाकी की प्रॉपर्टीज आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 चीजें जो मैंने आपको बताई थी बहुत बेसिक है। फर्स्ट, केमिकल पीरियोडिसिटी सबसे पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का। सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग दूसरा टॉपिक है आपके सिलेबस का। मैंने कहा था इनसे क्वेश्चन आए ना आए, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिसिटी से।
एक क्वेश्चन के ऊपर लोग क्या सोचेंगे कि इसको छोड़ दे, वो 2 टॉपिक यू कांट स्किप, बिकॉज ये दोनों बेसिक जो है आपका पूरे सिलेबस का बेसिक है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसमें आपको डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट अप्लाई होंगे जो सारे आपने केमिकल पीरियोडिसिटी के अंदर पढ़े होंगे। ये मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं ऑलरेडी कि आयनिक रेडियस में कैसे चेंज आता है, आयनाइजेशन एनर्जी में कैसे आता है, क्यों आता है, क्या रीजन है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं इसीलिए हमेशा से बोलती हूँ 2 टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, वो आपके बेसिक है, सबसे पहले उन्हीं को क्लियर करना है, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल पीरियोडिसिटी। केमिकल पीरियोडिसिटी आपको बताती है एटम का नेचर क्या है, और जितने भी एलिमेंट्स इस दुनिया में अब तक एग्जिस्ट करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनको क्लासिफाई किया गया है, इनको पीरियोडिक टेबल बनाने का मतलब क्या था? कोई जरूरत थोड़ी थी इसकी, मतलब यही तो था, इसको आपके सामने बना के रख दिया गया है। इतनी सारे दुनिया के एलिमेंट्स इस छोटी सी टेबल के अंदर डाल दिए गए हैं। इसकी वजह यही है कि इस टेबल से आपको आसानी हो उनकी प्रॉपर्टीज समझने में। टेबल बनाई इसलिए गई क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स का बिहेवियर सेम था तो जिन एलिमेंट्स का बिहेवियर सेम था उनको एक फैमिली में रख दिया गया। जैसे हाइड्रोजन वाले, ये इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स, ये आपकी हुई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद आपका डी ब्लॉक के अंदर डी, जैसे पी और एस में सिमिलैरिटी मिलती है ऐसे, लेकिन डी में अलग है, डी में सिमिलैरिटी आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे आपको वेरिएशन मिलेगा। यहाँ पे फिर पी में भी आपको ऐसे सिमिलैरिटी मिलेगी, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हेलोजेंस, नोबल गैसेस। तो आपको कितनी फैमिलीज पढ़नी है? यहाँ से 6 ये वाली, 2 ये वाली, 8 फैमिलीज। उसके बाद 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। इसमें से अगर आप सिर्फ 3D और 4D भी पढ़ लेंगे तो भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन 3D से आते हैं, 3D या 4D से, उसके नीचे क्वेश्चन आने कम हो जाते हैं। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की 2 फैमिली, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये पीरियोडिक टेबल को समझना कि ये क्यों बनी है, क्या रीजन है, आपके सामने बना के रख दी गई है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखना है या एटॉमिक मास देखना है तो गो टू द पीरियोडिक टेबल, नो। ये बनी है आपको बहुत सारी चीजें समझाने के लिए। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपने आधी चीजें कर ली है। आपने एक फैमिली को समझ लिया है, उसके जितने मेंबर्स हैं उनको समझ लिया है, तो अब उनका बिहेवियर समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल जो है अपने रूम में जहां भी आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने लगा लीजिए, बार बार देखिए कौन सा एलिमेंट कहाँ है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किसके साथ मैच कर रही है, ये सब चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल द एटम्स इन साइनोजन, एजाइड एंड थायोसाइनोजन रेस्पेक्टिवली। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजुअली जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऐसे पूछे गए हैं जैसे कि NCl3 हुआ, XeF2 हुआ, XeO4 हुआ या O2 हुआ। तो ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो है नेट के एग्जाम में ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे पूछा जाता है ज्यादातर, साइड के एटम के लोन पेयर नहीं पूछे जाते। बट अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल द एटम्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि सारे एटम्स पे बताना है, सिर्फ सेंट्रल पे नहीं, तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जहां पे नोट आया उसको हाईलाइट करना जरूरी है। कौन कौन से कंपाउंड में पूछा है, साइनोजन, एजाइड और थायोसाइनोजन। अगर अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता है तो आप क्वेश्चन करने में सिर्फ 1 मिनट लगाएंगे। बट अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रक्चर पता है, जिन्होंने स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ये सब चीजें पढ़ी है, सुनी है, या जो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नहीं भी पता है तो आप नाम से बना सकते हैं। साइनोजन एजाइड,
तो इसमें क्या होगा, एक आपका साइनाइड ग्रुप होगा और एक आपका एजाइड ग्रुप होगा। दोनों को लगा दीजिए। ये आपका कौन सा है, ये है एजाइड ग्रुप, ये वाला है एजाइड ग्रुप, और ये वाला क्या है, साइनो ग्रुप। तो साइनोजन एजाइड सेम है आपका थायोसाइनोजन। ये वाला आपका थायो ग्रुप हुआ और ये आपका हुआ साइनो ग्रुप। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी आती है बट आपको ग्रुप्स का पता है कि कौन सा ग्रुप क्या है उसका, जैसे CN है, साइनो को क्या लिखते हैं, CN लिखते हैं, थायो को क्या लिखते हैं, तो भी आप बना सकते हैं। तो बेसिक चीजें वही है कि बेसिक अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप कर जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, सारे एटम्स पे निकालने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस वाले नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3, जिसमें से 3 उसने बॉन्ड बना लिए। 5 - 3 कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, 4 में से 1 2 3 4, 4 ही उसने बॉन्ड बना लिए, तो 0, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। नाइट्रोजन के पास 5, 5 में से 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा। इस वाले नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 में से आप 4 तो इसने बॉन्ड बना लिए, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को डोनेट भी किया हुआ है, प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी क्या करेंगे, माइनस। तो इसके कितने हुए, 5 - 5 यानी कि 0। नेक्स्ट है आपका N माइनस, इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इसने बॉन्ड बना लिए और 1 इसने लिया हुआ है किसी से, तो इसके पास कितने हुए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी कि 2 लोन पेयर इसके पास होंगे, एक अपना और एक ये वाला। ठीक है, तो लोन पेयर इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास 0, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास 0 और इसके पास 2 लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हुए, 2 और एक 3 और एक 4। तो पहला तो हमारा 4 आंसर आ गया। अब 4 किस किस में है, 4 इसमें है या इसमें है, तो ये दोनों तो पहले ही क्या कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इन दोनों को देखिए, इसके अंदर देखते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि एक लोन पेयर। सल्फर के पास होते हैं कितने, सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 में से कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, यानी कि 4 बचे इसके पास, 2 लोन पेयर बचेंगे। इस वाले सल्फर के भी सेम है, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन इसके जैसा है, तो इसके पास भी एक लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर कितने हुए, 1 2 3 2 5 और एक 6। तो 4 और 6 वाला आंसर सही है और 4 और 4 वाला गलत है, तो आंसर हमारा हुआ ये। तो देखो अपने क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन बस एक ही कहाँ पे पॉइंट था, स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। इसकी जगह उसने आपको कोई बहुत सिंपल सा कंपाउंड दे दिया होता, जैसे कि आपको अमोनिया दे देता है NH3, तो आप आंख बंद करके कह देते कि 1 लोन पेयर है। बट यही तो चीज है, क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऐसा किया होगा जो उसको डाइवर्ट कर देगा। तो वो आपके लिए जरूरी है कि आप बेसिक पे पकड़ अपनी स्ट्रोंग रखें। तो नेक्स्ट देखते हैं। For Hd2 positive, the bond order and the orbitals involved in the bonding are respectively. Hg2 पॉजिटिव, इसके लिए कह रहा है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और कौन से ऑर्बिटल्स जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब ज्यादातर आपने जो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। बॉन्ड ऑर्डर के जो क्वेश्चन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ही है। आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा होगा किसमें, N2 में, O2 में, Be2 में, He2 में, इन सब में। पर ये जो है आपका डी ब्लॉक का मेंबर है, तो डी ब्लॉक का मेंबर देख के थोड़ा सा डर लग जाता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, पता नहीं क्या बॉन्डिंग होगी, इसके मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते क्या होता है। तो यहाँ पे पहली चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जो है मरकरी का जो आयन होता है ये डाइमराइज हो जाता है, इसका डाइमर बन जाता है। कभी भी आपने ऐसे नहीं लिखा देखा होगा Hg+, हमेशा लिखा होगा Hg2 पॉजिटिव, क्योंकि ये डाइमराइज हो जाता है, सिंगल जो होता है अनस्टेबल होता है।
अब सबसे पहले आपको देखना है कोई भी एटम में बॉन्डिंग अगर कहीं देखनी है तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Hg कहाँ का मेंबर है? ये रहा। 3d 4d कौन सी सीरीज का मेंबर है? 5d का। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये नहीं करना है कि इसको याद रखना पड़ेगा Hg कहाँ का मेंबर है, बस ये पता होना चाहिए कि ये है जिंक के नीचे। पहली सीरीज आपको याद होनी चाहिए ये वाली स्कैंडियम वाली, दैट इज 3d 3d 4d 5d एंड 6d। ठीक है, ये 4 सीरीज है डी ब्लॉक के अंदर। एस और पी ब्लॉक को हम पढ़ते हैं इस तरीके से कॉलम के थ्रू, लेकिन डी में पढ़ते हैं हम रोज के थ्रू क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी ऐसे ज्यादा मिलती है। तो 3D का अगर आपको पता है और उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। जिंक जो है ये जिंक के नीचे एग्जिस्ट करता है मरकरी। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है D10 3D10 4s2 जिंक का। तो मरकरी का क्या होगा? मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन होगा 5D10 4s2। अब यहाँ पे है Hg2 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स Hg प्लस। अगर आप Hg मरकरी के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा Hg प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से, क्योंकि 4s बाहर की तरफ है, D अंदर की तरफ है। बाहर वाले जो है ये अगर आपका कोई भी न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये ऑर्बिटल्स है sp-df, समझ लीजिए ये आपका D है और ये S है, तो सबसे बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है, उसके बाद अंदर वाले ऑर्बिटल से निकलेगा। तो S वाले से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा तो कॉन्फ़िगरेशन Hg प्लस का हो जाएगा 5d10 4s1। S में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरीके के ये हुआ आपका S में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे Hg प्लस का ये एक Hg प्लस, ये दूसरा Hg प्लस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हुआ इसके अंदर, तो दोनों मिलकर बॉन्डिंग करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ आपका Hg बाहर 2 प्लस। तो बॉन्डिंग कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज हुए हैं? s ऑर्बिटल। और बॉन्ड कैसा बना है? सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से एक ही बॉन्ड बन सकता है, अगर 2 से ज्यादा होते 4 6 8 तो उसी के बेसिस पे एक इलेक्ट्रॉन में मिनिमम एक बॉन्ड बनने में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा क्योंकि बाकी तो सारे पेयर्ड है। अब आप पूछ सकते थे ये चीज यहाँ पे कि बाकी क्यों नहीं यूज हो सकते, डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, बट डी में सारे फुल भरे हुए हैं, सारे कंप्लीटली फिल्ड है। डी ऑर्बिटल जो है पूरा का पूरा इसमें कैसा है? सिमेट्रिकल है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, चाहे वो पी के हो, चाहे एस के हो, चाहे डी के हो, चाहे एफ के हो, हमेशा आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरेटिव टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस। उनमें से आप इलेक्ट्रॉन ना निकाल सकते और ना डाल सकते इतना आसानी से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, बट इतना आसानी से आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल या डाल नहीं सकते। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ आपका D10, ये हुआ आपका P3 किसमें होता है? नाइट्रोजन में। इसीलिए एक्सेप्शन आ जाता है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा। एक्सेप्शन है, शुरू से याद करते आ रहे हैं, एक्सेप्शन है। बट याद करने से अच्छा है कि आप रीजन समझे, पीछे क्या रीजन है उसका। रीजन ये है, कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक बार झांक के देखोगे तो रीजन पता चल जाएगा, फिर ये बात कभी रटनी नहीं पड़ेगी, एक बार अगर समझ ली तो। क्योंकि इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 मतलब ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड मतलब इट इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक चीज को अगर आपको डिस्टर्ब करना है तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, बट एनर्जी की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, और वो किससे ज्यादा? ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है P4 मतलब अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ये तो P3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, तो यहाँ तो और कम लगेगी एनर्जी। तो ये होते हैं रीजंस। कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए निकालना किसी भी एलिमेंट का। आप जैसे याद रखें वो आपकी चॉइस है। आप ऐसे याद रखें कि जिरकोनियम टाइटेनियम के नीचे आता है, और जो है रुथेनियम आपका आयरन के नीचे आता है, जैसे याद रखें। फर्स्ट वालों का याद रख लीजिए, बाकी जो है कनेक्ट कर लीजिए कि कौन सा कहाँ है। जैसे कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉपर फैमिली को, कि पहले जो है कॉइन्स होते थे कॉपर के, उसके बाद सिल्वर के, उसके बाद गोल्ड के, यानी कि तीनों से कॉइन्स बनते थे, तो आप इसको कॉइन्स ग्रुप भी इसीलिए बोलते हैं।
तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, फिर गोल्ड। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस डी ऑर्बिटल चेंज हो जा रहा है, साइज चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, तो आंसर कौन सा हुआ हमारा, इसमें कह रहा है कि बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर कह रहा है और ऑर्बिटल कह रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले में कहा इसने 1 और ऑर्बिटल कह दिया s, तो यही हमारा आंसर है 2sp। नहीं, s ऑर्बिटल यूटिलाइज हुआ है Hg के बीच में बॉन्डिंग में, और बॉन्ड बना है 1, तो आंसर आपका होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of oxygen atoms bonded to each phosphorus center in P4O6 and P4O10। फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो एग्जिस्ट करता है एज P4। ये आपने पढ़ा होगा, फॉस्फोरस जो है बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। बेसिकली फॉस्फोरस है क्या, जो घर में हम यूज करते हैं माचिस, उसमें जो लगा होता है स्टार्टिंग में, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। ठीक है, फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, इट्स अ नॉन मेटल। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बहुत ही रिएक्टिव है, तो हाईली मतलब आग वगैरह जलाने में काम आता है। तो फॉस्फोरस बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये होता है हमेशा एज अ बहुत सारे 4 एटम्स इसके एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, P4। इसके अलावा भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा ये सब। मेन क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पूछा है वो पूछा है फॉस्फोरस के 2 ऑक्साइड्स के बारे में, दैट इज P4O6 एंड P4O10। इसके अंदर आपको ऑक्सीजन बताने हैं। कहने का मतलब ये है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, P4 जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। P जो फॉस्फोरस एटम होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, मतलब फॉस्फोरस जो होता है उसके अंदर चार फॉस्फोरस एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी कि एक फॉस्फोरस एटम है दूसरे तीनों से। ये आपको ऐसे लगा लीजिए, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल के ऊपर फॉस्फोरस, ट्रायंगल बनाइए एक, ट्रायंगल के तीनों कोनों पे लगाना है फॉस्फोरस, और एक इसके ऊपर, और इसको इन तीनों से कनेक्ट कर देना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपने याद रख ली तो आप दोनों ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सबकी अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपने बना लिया P4। एक ट्रायंगल पकड़ना है, ट्रायंगल के तीनों कोनों पे फॉस्फोरस लगा देना है, एक उसके ऊपर। ठीक है, ऊपर या सेंटर में लगा दो, है दिखाने के लिए सेंटर में है बट ये इसके ऊपर है। अब ये आपका P4 हुआ, P4O6 में क्या होगा, O6 में होगा कि इसके अंदर आपको डालने हैं कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो वो 6 ऑक्सीजन आप कैसे डालेंगे देखते हैं। यहाँ पहले इसको थोड़ा बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हुआ ट्रायंगल, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस आपका हुआ सेंटर में। ठीक है, एक फॉस्फोरस एटम दूसरे 3 फॉस्फोरस एटम से बॉन्डेड है, यानी कि सारे आपस में बॉन्डेड है। अगर आपको ये हुआ आपका P4, अगर इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, P4O6 में, तो मतलब ये हुआ कि 4 फॉस्फोरस तो एज इट इज है ऑक्सीजन और ऐड करने हैं। तो ऑक्सीजन कैसे ऐड करेंगे, इसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है। तो हर एक बॉन्ड के बीच में आपको एक ऑक्सीजन लगा देनी है, बहुत ही सिंपल है। एक ऑक्सीजन आप लगा दीजिए यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो ये हुई जो है आपकी ऑक्सीजन हमने सारी लगा दी इसके अंदर। अब उसने पूछा क्या है, ये पूछा है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस से कितने ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए, ये वाला फॉस्फोरस से समझ लीजिए, ये वाला जो फॉस्फोरस है इससे एक ऑक्सीजन ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। सेम जो है आपका इस वाले से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर आप सारों को ध्यान से देखोगे तो हर एक फॉस्फोरस से 3 ऑक्सीजन जुड़े होंगे P4O6 में। तो आंसर हुआ 3 वाले सही है, बाकी दोनों आपके हो गए एलिमिनेट। अब देखना है P4O10 में, O10
6 ऑक्सीजन पहले थे, इसमें 10 10 माइनस 6 यानी कि 4 ऑक्सीजन और जुड़ेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन जोड़ोगे कैसे? अब कहीं भी तो नहीं लगा सकते, बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन यहाँ पहले से है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और दोनों उसके बन चुके हैं। अब पकड़ते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस कैसा है? फास्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 ही बॉन्ड बनाता है। 3 बनाए हुए हैं हर जगह, यानी कि इसके पास अभी भी लोन पेयर है। ठीक है, अभी भी हर एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर जो है बचा हुआ है, यानी कि एक एक बॉन्ड वो जो है अभी भी बना सकता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे डबल डबल बॉन्ड। तो हर एक एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इसके साथ ऐसे, एक इस वाले फास्फोरस के साथ, एक इस वाले फास्फोरस के साथ और एक इस वाले फास्फोरस के साथ, जो कि हमारा अबव द प्लेन है। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो फॉर्मूला देखिए अब कितना हुआ, 1 2 3 4 यानी कि P4, 1 2 3 4 और 6 ये हुए यानी कि O10। ठीक है, तो एक चीज से ही हमने तीनों चीजें ड्रॉ कर ली। अगर आपको P4 पता है, ये पता है कि फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 4 एटम होते हैं, वो चारों आपस में बॉन्डेड होते हैं। किस तरीके से? एक ट्रायंगल, उसके तीनों कोनों पे फास्फोरस और एक ऊपर लगा दीजिए उसके, उसी के अंदर बस अब आपने ऑक्सीजन ऐड करते जाना है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जब बनता है ऐसे ही नहीं बन जाता, कहीं भी बॉन्डिंग हो जाएगी, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए आपको याद रखना कि ऑक्सीजन आप कहाँ पे लगा सकते हैं, इनके बीच में ऑक्सीजन ऐड कर देनी है P4 और 6 के अंदर। O10 बनाने के लिए 4 ऑक्सीजन और हर एक फास्फोरस पे एक एक ऑक्सीजन और ऐड कर देनी है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हुई P4 O10 की। और इसमें कितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई? 3 पहले जुड़ी थी, एक एक और जोड़ दी तो 4। तो आंसर हुआ ये वाला, तो आंसर हुआ इसका 3। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, तभी कर सकते थे अगर आप स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली पता है, बट मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता थी, लेकिन मैं बना सकती हूँ, मुझे ये पता है। तो 2 चीजें हैं, तो आप ये स्ट्रक्चर याद कर लो या तो बनाना सीख लो, जो आपको इजी लगे, बट मेरे ख्याल से बनाना सीखना ज्यादा आसान है चीजें रटने के मुकाबले। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट आपको पता होनी चाहिए। इनसे फास्फोरस से क्वेश्चन आते हैं, फास्फोरस के ऑक्साइड से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आपकी जो नॉर्मल आपके आसपास की चीजें होती हैं उनमें मिलता है। ऐसी चीजें जो है ज्यादातर इन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, देखा जाता है, रिसर्च होती है इन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, जो ऑक्साइड्स आपके सामने अवेलेबल है जिस भी मेटल के, उनका आपको पता होना चाहिए। तो फास्फोरस एक वैसा ही कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिल्वर साल्ट विद द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कह रहा है कि इसमें से किसकी जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका सबसे हाई होगा? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखते हैं KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है कब हाई होता है? जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब सॉल्युबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, बट जो एक मेन फैक्टर है वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगी कि वो क्या है। तो पहले वही देख लेते हैं कि क्या है। वो है आपका फजान रूल। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फजान रूल हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। फिर से बेसिक चीज आ गई, क्वेश्चन हायर लेवल का है बट सॉल्व बेसिक अप्रोच से ही होगा। अगर आपको फजान रूल पता है तो फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयनिक होता है ना ही प्योरली कोवेलेंट होता है। दो तरह के कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, आयनिक और कोवेलेंट। दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग दो ही तरीके से पॉसिबल होती है, आइदर बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर देन एटम्स। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे पे, जैसे कि सोडियम है, Na ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे किसको? Cl को, और वो बन जाए Cl माइनस, ये बन जाए Na प्लस। दोनों अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि आयंस के बीच में, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस टाइप के कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं।
आयनिक कंपाउंड जो होंगे ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उसमें कैटायन एनायन नहीं होता, उसमें होती है बॉन्डिंग। ठीक है, किसके ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है, पार्शियली हो सकता है, बट फुल्ली नहीं होता पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली अलग अलग आयंस नहीं होते, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बंधे होते हैं। तो ओवरलैप करके बंधे हैं तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है। आयनिक कंपाउंड जो है इजीली टूट जाते हैं क्योंकि इनके बीच में है अट्रैक्शन फोर्स। सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर में कोई चीज सॉल्युबल है या नहीं है, कैसे है। ठीक है, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि इसका नेचर है, ये एज अ पोलर सॉल्वेंट बिहेव करता है। इसके पास, वाटर के पास नेगेटिव एंड भी है और पॉजिटिव एंड भी है, यानी कि हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है। तो ये आयंस को बहुत जल्दी अलग कर देता है। कैसे? वाटर में इसीलिए ज्यादातर चीजें घुल जाती है। उसका रीजन यही है कि ये जो है यहाँ पे अप्रोच करेगा हाइड्रोजन की तरफ से, ये वाला जो आयन है इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, हाइड्रोजन इसको घेर लेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सारे घेर लेंगे हाइड्रोजन की साइड से और इसको घेर लेंगे ऑक्सीजन की साइड से। ठीक है, तो जब इसके ये वाला नेगेटिव आयन है ये अट्रैक्टेड था पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे एक कैटायन इसके पास था, तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको अट्रैक्ट करेंगे, किससे? अपने पॉजिटिव एंड से, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा और ये इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा। तो वाटर ऐसे ही, वाटर जो है जिसके आयनिक कंपाउंड्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको इजीली तोड़ देता है इस तरीके से, क्योंकि उसका नेचर होता है पोलर नेचर। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये आयंस पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वाटर ने आयंस बनाए या नहीं, वो पहले से थे, बट वाटर ने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया। जैसे ही वो अलग अलग होंगे कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये फैक्टर है सॉल्युबिलिटी के लिए। अब दूसरा, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इसको तोड़ना वाटर के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि वाटर के ये अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटता है, सॉल्युबल होते हैं हीट करने पे। जैसे कुछ चीजें आपने देखा होगा पानी में डालते ही घुल जाएंगी, कुछ को आपको गर्म करना पड़ेगा तब घुलेंगी, तो मतलब वहां पे फोर्स लगा है, फोर्स मतलब एनर्जी लगी है किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम होती है कंपेरेटिव टू आयनिक कंपाउंड। अगर आपने देखनी है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है, तो उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका ये है कि आप ये देखो कि कौन से कंपाउंड का नेचर आयनिक है और कौन से कंपाउंड का नेचर जो है क्या है, कोवेलेंट है, ये देखना है। तो आयनिक और कोवेलेंट कैसे देखेंगे आप? वो देखेंगे फजान रूल से। फजान रूल ये कहता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि अगर कैटायन का साइज छोटा हो और कैटायन के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो तो वो इसके न्यूक्लियस को, एनायन के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो आपका एनायन था वो स्फेरिकल ना रह के इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे पोलराइज हो जाएगा। और जब ये पोलराइज हो जाएगा तो इनके बीच में हो जाएगी थोड़ी सी बॉन्डिंग, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। तो यहाँ से जो है ये आयनिक था, धीरे धीरे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, तो किसी भी बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कंपाउंड सॉल्युबल है, अगर आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो कंपाउंड इनसॉल्युबल है या स्प्रिंगली सॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है। अब हमने देखा, जैसे एग्जांपल देखिए, अब ये देखना है कि ये फजान रूल जो दिया गया है किन किन पॉइंट्स के ऊपर है। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड वे होंगे जिसमें जो होगा लो चार्ज होगा आयंस के ऊपर। आयन के ऊपर अगर कम चार्ज है, ठीक है, तो वो कंपाउंड आयनिक होगा। लार्ज कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए और एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। कोवेलेंट बनने के लिए क्या कंडीशंस है? एक तो चार्ज हाई हो जाए, यानी कि कैटायन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा चार्ज आएगा तो कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको। कैटायन का साइज छोटा, हाई चार्ज, और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होगा तभी तो कैटायन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। नेक्स्ट है आपका
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल देखिए Na+, NaCl, MgCl2 और AlCl3 में क्या होगा कि Na जो है आपका Na जो होगा आपका कन्वर्ट होगा Na+ में, यहाँ पे चार्ज है +1 यूनिट, यहाँ पे चार्ज है +2 और यहाँ पे चार्ज है +3। तो +3 वाले का साइज छोटा हो जाएगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ, एनायन को। तो इसीलिए जो होगा तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि एनायन का साइज बड़ा होगा ये वाला, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इसके अंदर ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू इसके। अप टू डाउन जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो बस समझ आया आपको, पॉइंट इतना है, आपने देखना है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए एजी आपका कैटायन तो सेम है, लेकिन एनायन का साइज क्या हो रहा है, एनायन का साइज जो है बढ़ता जा रहा है, एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है। तो आई में सबसे बड़ा साइज, उसके बाद जो है Cl, उसके बाद Br और उसके बाद I। तो इसीलिए F सॉरी, तो AgF जो होगा वो आयनिक होगा और AgI जो होगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो AgF ज्यादा सोल्युबल होगा तो उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट पूछा है, AgF आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, पहले जुलाई उससे पहले दिसंबर के, इसी तरीके के। तो थैंक यू सो मच।